नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मदरसों में शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पोर्टल पर दी जाएगी शिक्षकों की जानकारी। मदरसा शिक्षकों के लिए आ सकती है तबादला नीति। प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसों में शुरू होगा काम। ये मोहसिन रजा जो मंत्री हैं उनका बयान आया है सामने। तो पोर्टल पर जो है शिक्षकों की जानकारी दी जाएगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और तबादला नीति जो है इन्हें लेकर भी होगी। और 560 अनुदानित मदरसों का जिक्र हो रहा है, तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट मदरसों में शिक्षकों को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सरकार मानव संपदा पोर्टल के तहत अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायतें थी उस पर अंकुश लगाने के लिए हम सबका डेटा जो है वो मानव संपदा पोर्टल पर लाएंगे। सभी शिक्षकों का डेटा, क्योंकि 560 अनुदानित मदरसे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और हमारे तमाम जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको सेकेंड फेज में लेंगे। इससे तमाम चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। इसलिए ये आदरणीय योगी जी का जो निर्णय है हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने अल्पसंख्यक समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा नए साल पर मिलने जा रहा है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ करता था, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है या जिसकी शिकायतें आई हैं, वो सब चीजें साफ हो जाएंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। अब कोई भी गड़बड़ शिक्षक जिसने फर्जी डिग्री से नौकरी की होगी या बहुत से प्रबंधकों ने अपने अपने यहाँ एक ही टीचर कई मदरसों में इनरोल हो गया है, तो उसका डेटा आ जाएगा, सब एक जहां एकत्रित हो जाएगा। तो इससे अब पूरी तरीके से मदरसा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, वहां पर हो रही गड़बड़ियों को और तमाम चीजों को रोका जाएगा और उसमें ट्रांसफर नीति भी बनाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, गुणवत्ता भी आएगी और तमाम जो हमारे मदरसे, जो एनसीईआरटी की पढ़ाई जो आगे मुख्य धारा से जोड़ने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उसके तहत उसमें भी बहुत बल मिलेगा इस पोर्टल के जरिए जब हम इसको पूरा कर लेंगे। और शबाब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, ये जो फैसला लिया गया है ये किस तरह से काम करेगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा और क्या बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, बताइएगा दर्शकों को। देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 560 अनुदानित मदरसे हैं जीनत, और इसमें 9000 टीचर पढ़ाते हैं और इन टीचरों पे तकरीबन सरकार 800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करती है इनकी तनख्वाह पर। असल में शिकायतें बहुत ज्यादा थी कि मदरसों में जो टीचर्स हैं वो धांधियां उनके नाम पर होती हैं, क्योंकि जब नए लोग मदरसे के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो दूसरे मदरसों के टीचरों को अपने मदरसों में दिखा दिया जाता था। तो मानव संपदा पोर्टल पर सभी टीचरों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद ये जो तमाम धांधियां चल रही थी उसको रोका जा सकेगा। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर मदरसों का फर्जीवाड़ा तब भी रुका था जब सरकार ने मदरसों के पोर्टल को ऑनलाइन किया था। अभी तक पिछली सरकारों में सारी चीजें ऑफलाइन चलती थी, बिना कमरों के ही मदरसे कागजों पर दिखाए जाते थे। मदरसों का जो फंड होता था वो सरकारों से लिया जाता था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी के साथ सख्ती की और जब मदरसों को ऑनलाइन किया तो एक बड़े पैमाने पर धांधियां रुकी थी, जिसके बाद ये मदरसों की संख्या जो पहले करीबन 1700 हुआ करती थी अनुदानित मदरसों की, वो सीधे 560 पर आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाले बहुत बड़े पैमाने पर थे। तो अब इसी कड़ी में सरकार का ये एक और कदम है जिसमें कौन सा टीचर कहां पर पढ़ा रहा है वो डाटा जो है वो सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद शबाब अगर किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो वो किसी और मदरसे में उनका डाटा शो नहीं होगा। जिस मदरसे में वो पढ़ा रहे हैं उसी मदरसे में उनके नाम पर जो उपस्थिति है, जो विवरण है, वो पोर्टल पर दर्ज होगा। इससे धांधियां जो है वो रुक पाएंगी और सरकार सही जगह पर चीजों को खर्च कर पाएगी। इसके अलावा तबादला नीति भी सरकार लाएगी जीनत, जिससे टीचरों के ट्रांसफर का जो है वो पैटर्न जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़े फैसले हैं ये और एक शुद्धिकरण की तरफ जो मदरसों में फर्जीवाड़ा शिक्षक कर रहे थे वो खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों का दौरा करेंगे, फर्रुखाबाद और मेरठ का दौरा करेंगे। फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले की अगर हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होगी। कोरोना काल में पहली बार आरोग्य मेला होगा और फिर फर्रुखाबाद से मेरठ जाएंगे सीएम। 150 करोड़ की बात करें तो स्पेशलिटी ब्लॉक का वो उद्घाटन करेंगे। देर शाम तक लखनऊ वापस आ जाएंगे।
और एक और बड़ी खबर ये आ रही है। गांधी ने नेताओं के साथ बैठक की है। इन दिनों काफी एक्टिव मोड में हैं सोनिया गांधी। महासचिव और राज्य प्रभारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और नेताओं के साथ वर्चुअल ये बैठक रही उनकी। किसान आंदोलन को लेकर भी नेताओं से बातचीत हुई है। कांग्रेस पूरे देश में कृषि कानूनों का विरोध करेगी। पूरे देश में आंदोलन कर कानूनों का वो विरोध करने वाली है और इसी को लेकर ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक वर्चुअली हुई है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर आप ट्विटर पे राहुल गांधी के ट्वीट्स देख लिया करते थे या फिर प्रियंका गांधी के, लेकिन अब सोनिया गांधी जो है वर्चुअली एक मीटिंग लेती है, बैठक लेती हैं और उसके और जौनपुर से खबर है। यहां पर जौनपुर में बस और कार की टक्कर हुई है और इस टक्कर में कार चालक की मौत बताई जा रही है। भीषण हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। बस कार की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार दो बस सवार 4 छात्राएं घायल हो गई है। मौके पर प्रशासन राहत कार्य बचाव में जुटा हुआ है। लाला बाजार से मछली शहर की तरफ जा रही थी बस। सिकरारा थाने के बरगुदर पुल के पास हुआ है हादसा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। कार सवार 2 बातचीत करने के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, कहां पर हुआ है यह हादसा? ये पूरा ये हादसा जो है जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र के रायबरेली हाईवे पर बरगुदर पुल के पास हुआ है। उस वक्त हुआ है जब स्कूल बस की जो स्कूल बस है छात्राओं को लेकर अपने स्कूल जा रही थी। उसी दौरान जो है सामने से आ रही कार से ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने जोरदार सीधी टक्कर हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि हादसे के बाद जो है कार की क्या स्थिति है। कार चालक की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि कार में बैठे 2 अन्य लोग जो है चोटिल हो जाते हैं और स्कूल बस के चालक समेत और स्कूल के 4 छात्राएं स्कूल बस में जो सवार वो चोटिल हो गई थी। घायल को आनंद फानंद में अस्पताल ले गया इलाज के लिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो हाईवे पर जो टक्कर हुई थी वाहनों को साइड लगाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। कितने बच्चे थे इस स्कूल बस में मनोज? देखिए, स्कूल बस में जो पुलिस के मुताबिक दर्जन भर छात्राएं जो थी वो जा रही थी, जिसमें से 4 छात्राओं को चोट लगी है। बाकी जो है सकुशल बच गई हैं। और किस तरह से ये हुई दुर्घटना? लापरवाही किसकी बताई जा रही है? देखिए, ये पूरी घटना जो है ये ओवरटेक करने कार जो है ओवरटेक करते हुए सामने से जौनपुर की तरफ से आ रही थी और ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से स्कूल बस में आके सीधी टक्कर मार दी। तो ये जो जहाँ घटना हुआ है घटना स्थल ये हादसा का एक तरह से जोन है। वहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। अगले बीते वर्ष में भी वहाँ पर बस पलट गई थी नदी में, जिसमें दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग चोटिल हुए। बिल्कुल मनोज, तो आए दिन यहाँ पर इस तरह की दुर्घटना होती रहती है और जबरदस्त टक्कर तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। और स्कूल बस में कुल बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां मौजूद थी। हालांकि सिर्फ 4 को चोटें आई हैं और जितने भी घायल थे सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और बस्ती में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। गला काटकर इन तीनों की हत्या की गई। अलग अलग जगहों पर इन तीनों के शव मिले हैं। शंकरपुर ट्रक के पास मिले 2 शव, पचवस के पास एक शव मिला है। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में ले लिया है। छावनी थाना क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर तीनों की हत्या की गई और फिर शव को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। और खबर महाराष्ट्र से लेते हैं। यहां के भंडारा जिले में एक दुखद खबर सामने आई। यहां पर जिला अस्पताल के आईसीयू में देर रात अचानक आग लगने से इस आग में करीब बताया जा रहा है कि वार्ड में भर्ती 17 बच्चों में से 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों को बचाने में अस्पताल प्रशासन कामयाब रहा। वैसे अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली घटना, जहां पर हमने अनमोल बच्चों को खो दिया। मेरी संवेदना सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक होंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई
मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि घटना में मारे गए और घायल लोगों के परिवार को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है, खबर कि डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने वजह बताई कि बुधवार जैसी हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने बुधवार को अमेरिकी संसद भवन में हमला कर दिया था, वहां पर हंगामा किया था और पुलिस इस दौरान ट्रंप के समर्थक से भिड़ते नजर आए थे। इस घटना में कई लोग मारे भी गए थे। इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो, इसलिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था और उसके साथ ही उनके ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट भी हटाए गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का हालिया ट्वीट को देखते हुए हमने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर की तरफ से यह बयान जारी कर बताया गया। और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा गिराए जा रहे माफियाओं के अवैध निर्माण पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों को चिन्हित करके उनके बिल्डिंग और घर गिरवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आपकी सरकार है, कल दूसरों की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरह लेकर आएगी। अधिकारी आज आपके लिए काम कर रहे हैं, कल सैल्यूट करके दूसरे सरकार के लिए काम करेंगे। राजनीति में बिल्डिंग और घर गिराने की परंपरा नहीं चल सकती। क्या कहा अखिलेश ने, जरा सुनिए। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोर्टिफाइड चावल योजना की शुरुआत की है। चावल को लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। चंदौली चावल उत्पादन का केंद्र है। योगी ने ये बात कही। उन्होंने फोर्टिफाइड चावल के फायदे लोगों को बताए। पकने के बाद चावल का रंग बदलता है, योगी ने ये भी बताया। बड़ी मात्रा में वहां पे कुपोषण की समस्या देखी गई है। दोनों में वहां के सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहाँ पर भी, वहाँ पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है। इन चीज़ों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है। ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, इस दिशा से भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि जो इवेंट आज हम यहाँ पे, एक तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, इन सभी लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अलग अलग केंद्रों की तरह से बनाए जाएँ। कहीं सांसद जी उसको शुरू कर लेंगे, कहीं विधायकगण शुरू कर लेंगे, कहीं पे अन्य गणमान्य लोग उसको करेंगे। अलग अलग केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात करके, कोठे की दुकानों में भी नोडल अधिकारी तैनात करते। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यहां पर माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी तेज हो गई है। गाजीपुर पुलिस के 2 जवान पंजाब की रोपड़ जेल भेजे गए हैं। बता दें कि यूपी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। नई दिल्ली से नोटिस लेकर गाजीपुर पुलिस पहुंची है, सीधा पंजाब के रोपड़ जेल पहुंचेगी।
कई बार मुख्तार अंसारी के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी हो चुका है, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश नहीं भेज रही थी। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी लाने की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। गाजीपुर पुलिस के 2 पुलिसकर्मी रोपड़ जेल रवाना किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक अपील दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी की है। इसी नोटिस को बाई हैंड सर्व कराने के लिए गाजीपुर पुलिस पंजाब रवाना हो गई है। कई बार प्रोडक्शन वारंट भेजने के बावजूद अभी तक खराब सेहत का हवाला देते हुए मुख्तार को यूपी नहीं भेजा गया है। अब इसको अंतिम प्रयास माना जा रहा है मुख्तार को यूपी लाने का। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और कोरोना टेस्ट कराने के मामले में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। सीएम योगी खुद वैक्सीनेशन को लेकर चल रहे ड्राई रन पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं तेजी से कोरोना टेस्ट जारी है ताकि वक्त रहते मरीजों की पहचान हो सके। अब तक नीति पर हम आपको बता दें, चलते हुए उत्तर प्रदेश 2.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन चुका है। और एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान नए कृषि कानून के विरोध में डटे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे किसान भी हैं जो छोटी जोत से ही अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा रहे हैं। मेरठ के एक ऐसे ही किसान से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेस्ट यूपी गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। इसी गन्ने से एक प्रगतिशील किसान ने सफलता की नई कहानी लिखी है। मेरठ के रहने वाले नरेश सिरोही पहले कनाडा की एक फर्म में नौकरी करते थे, जॉब करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना काम किया जाए। हमारे पास भी खेती है, हमारे पास भी ज़मीन है, हमारे पास भी गन्ना है और हम खुद मालिक बनेंगे। मेरठ के सरधना के रहने वाले नरेश सिरोही ने गन्ने की खेती को एक नया आयाम दिया है और गन्ने के रस से 25 तरह के सिरके तैयार किए हैं, जिनसे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। अलग अलग वैरायटी के सिरके तैयार कर दिए। खजूर का सिरका, गन्ने का सिरका, सेब का सिरका, तरबूज का सिरका और ये जामुन का सिरका और अलग अलग जामुन का सिरका, अलग अलग वैरायटी के सिरके, एलोवेरा का सिरका, ये सारे सिरके इन्होंने तैयार कर दिए। नरेश पहले कनाडा की एक कंपनी में काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने एक चीनी मिल में काम किया, लेकिन 2010 के बाद वो खेती की तरफ मुड़ गए और फिर 2016 में गन्ने का सिरका बाजार में उतारा, जिसके बाद से उन्होंने अलग अलग फ्लेवर के सिरके तैयार करने शुरू कर दिए। बात यह है कि गन्ने के सिरके से ही मेरी एक सोच जागी कि क्यों ना मैं इस पर काम करूं और इसको सही ढंग से बना के एक मार्केट में अपने ब्रांड से उतारूं। तो उसके साथ साथ ये प्रचलन चल गया। मैंने गन्ने का बनाया शुरू में, फिर जामुन का सिरका बनाया। उसके बाद में इन्होंने लोगों ने जहाँ जहाँ मेरे सेल्स पॉइंट थे उन्होंने सराहाया इसको। नरेश को भी अपना काम जमाने में शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। और जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।